अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से मेरे तमाम नाजरीन को खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो मेरे चैनल के बहुत से मद्दाहों के पुरजोर इसरार पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले हफ्ते इसकी किस्त ऑन एयर नहीं हुई और इसकी वजह एमरे कॉनर की तरफ से ये बताई गई कि उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम इस किस्त के कुछ सीन से मुतमईन नहीं और मद्दाहों को क्वालिटी एंटरटेनमेंट देना चाहते हैं, इसलिए ये सीन्स दोबारा शूट किए जाएंगे। और शायद आप लोगों ने ये नोट किया होगा कि अब इस ड्रामे का बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बेहतर हो चुका है। तो बहरहाल पिछले हफ्ते मद्दाहों ने इस ड्रामे को बहुत मिस किया और आज की इस वीडियो में आने वाली किस्त पर बात करने के साथ साथ इस ड्रामे के हवाले से कुछ खबरें भी शेयर की जाएंगी। और अगली किस्त के हवाले से मालूम होता है कि किस्त नंबर 9 में सलाहुद्दीन अय्यूबी, जो कि भरपूर कोशिश करने के बाद अमीर रेहानी को पकड़ने में कामयाब रहे और वो अपने अंजाम को तो पहुंच गया, लेकिन मरने से पहले वो कई फितनों का बीज बोकर गया है। इनमें से पहला फितना तो नसरुद्दीन को मासूम डिक्लेयर करना था और दूसरा यह कि नूरुद्दीन जंगी पर इस्मत खातून के सामने संगीन किस्म के इल्जामात लगाना था। लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने अब मजीद ब्लैकमेल होने का इरादा छोड़ दिया और सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से जो राज था वो सबके सामने खोल दिया। तो मेरे ख्याल में नाजरीन इकराम ये अच्छा हुआ, क्योंकि इस तरह इस ड्रामे से एक फेक सिनेरियो का खात्मा हुआ और अब एमरे कॉनर के पास मौका है कि वो इस ड्रामे को और इसकी कहानी को सही तारीखी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन नाजरीन इकराम, ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक इस ड्रामे में कोई तारीखी वाकया देखा ही नहीं, बल्कि आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि एमरे कॉनर के 8 किस्तों में तकरीबन 8 बड़े बड़े तारीखी वाकयात दिखा चुके हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं मुख्तसरन आप लोगों को बताऊं तो किंग बाल्डविन III की मौत, जंगी रियासत के खिलाफ तुर्क कबीलों की बगावत और हशाशीन की शैतानी चालें वगैरह। लेकिन अगर मैं थोड़ी सी डिटेल में जाकर आप लोगों को बताऊं तो इस ड्रामे की पहली किस्त में पहली सलीबी जंग का मंजर दिखाया गया कि किस तरह वो ईसाइयों ने शुरू की और मुसलमानों का कत्लेआम किया। इसके बाद 1137 में नजमुद्दीन अय्यूब की जंगी सल्तनत की तरफ हिजरत और सलाहुद्दीन अय्यूबी की पैदाइश दिखाई गई। इसके बाद 1153 ईस्वी में होने वाली अस्कलान की जंग हमने देखी और फिर किंग बाल्डविन III की अस्कलान की फतह के बाद यहाँ आमद और सलाहुद्दीन अय्यूबी के भाई शहनशाह की 1156 में जो शहादत हुई थी हमें वो दिखाई गई। इसके बाद ईसाइयों ने मुसलमान हाजियों का हज के रास्ते पर जो कत्लेआम वगैरह किया वो दिखाया गया और 1162 में रशीदुद्दीन सिनान की तरफ से क़यामत का ऐलान हमने वो देखा और 1163 में किंग बाल्डविन III की मौत देखी। तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एमरे कॉनर बड़े बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे को तारीखी लिहाज से लेकर चल रहे हैं। तो ड्रामे की कहानी अगर तारीखी हिसाब से चलती रहे तब भी इतनी बेहतरीन है, तो इसमें इस तरह के फेक सिनेरियो की कोई गुंजाइश नहीं निकल रही थी। और अच्छी बात है कि अब इस सिनेरियो का खात्मा हो जाएगा। और मैं अगर युगर गणेश की अदाकारी की बात करूं तो उस अदाकार की अदाकारी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के किरदार को परफॉर्म करने में काफी बेहतरी आ रही है। और इस किरदार का एक बेस है लीडर बनने का सफर और किस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपना जासूसी नेटवर्क कायम किया, ये सब तारीख में तो मौजूद है, लेकिन ये नेटवर्क कितना कामयाब था इसका मुजाहरा हम इस ड्रामे में कई दफा देख चुके हैं। और पिछली किस्त में ही देख लें कि किस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अमीर रेहानी को काबू किया और जिस तरह उसे अलकुदस से निकाला, ये उसकी इंटेलिजेंस की कामयाबी ही थी। और इस ड्रामे में अब तक सलाहुद्दीन अय्यूबी के 2 सीक्रेट एजेंट्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। पहले तो सोफिया है, जिसने पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी को कामयाबी के साथ अस्कलान की जेल से फरार होने में मदद की और दूसरी बार अलकुदस के कले से निकाला। और सोफिया की मदद के बगैर सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए इन दोनों जगहों में दाखिल होना और निकलना नामुमकिन था। जबकि दूसरा शख्स ये है और इसकी शिनाख्त अभी तक मालूम नहीं हो सकी, तो इसने सलाहुद्दीन अय्यूबी की तब मदद की जब वो प्रिंसेस विक्टोरिया के हाथों गिरफ्तार होने वाला था। तो ये दोनों किरदार किसी भी जंग में जासूसी और इंटेलिजेंस की अहमियत दिखा रहे हैं और इसी जासूसी निजाम की वजह से सलाहुद्दीन अय्यूबी हमेशा अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे रहे। इसके अलावा एक और सीन जिसकी तारीफ ना करना ज्यादती होगा, वो नूरुद्दीन जंगी की ग्रेगोर से फेस टू फेस मीटिंग थी। और नूरुद्दीन जंगी ने उसी के महल में जिस तरह उसे धमकाया तो मुसलमान बादशाहों की शान शौकत याद आ गई। और अब अगर आने वाली किस्त के हवाले से बात करें तो नाजरीन इकराम, आने वाली किस्त में सबसे पहले तो इस राज के मामले को हल किया जाएगा, क्योंकि जब ये राज खुला तो सबको शौक लगा है और इसका सबसे ज्यादा असर सलाहुद्दीन अय्यूबी पर होगा, जो कि ये राज जानकर टूट चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी इतने बड़े झूठ के साथ गुजारते रहे। और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ अपने रास्ते मुस्तकिल तौर पर अलग कर लेंगे, जिसे वो अब तक अपना बाप समझते रहे। और अब सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का मकसद सिर्फ अक्सा की फतह होगा।
تو नाज़रीन इकराम, सवाल यहाँ ये है कि अब राज तो खुल चुका, तो नसरुद्दीन का क्या होगा, जिसके पास नूरुद्दीन को ब्लैकमेल करने के लिए कोई हथियार नहीं रहा। तो नाज़रीन इकराम, नसरुद्दीन ऐसे मौके पर वही काम करेगा जो हर गद्दार करता है, यानी कि वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दुश्मनों के साथ खुफिया इत्तेहाद कर लेगा, जिसके बाद वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खिलाफ बगावत कर देगा और इस बगावत में विक्टोरिया और ग्रेगोर के साथ शेखुल जबल रशीदुद्दीन सिनान भी इसकी मदद करेगा। लेकिन नाज़रीन इकराम, मालूम होता है कि ये मामला इससे भी ज्यादा परेशानी वाला होगा, क्योंकि हो सकता है कि विक्टोरिया नसरुद्दीन को अस्कलान दे दे और नसरुद्दीन जंगी सल्तनत को तकसीम करने के लिए अस्कलान में खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर दे। और इस मौके पर कहानी में ट्विस्ट ये भी हो सकता है कि नसरुद्दीन का साथ देने के लिए जंगी सल्तनत के खिलाफ जो तुर्क कबीले हैं, तो वो नसरुद्दीन के साथ खड़े हो जाएं, जिनमें कारतगीन पेश होगा। इस सूरत हाल में जंगी सल्तनत एक ऐसे खतरे का सामना करने वाली है जो इसने इससे पहले नहीं देखा। और अब इस तमाम सूरत हाल में नूरुद्दीन जंगी का क्या रिएक्शन होगा, और क्या इस मुश्किल मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी का साथ देने के लिए आएंगे या नहीं, और क्या नूरुद्दीन जंगी सल्तनत में भड़कने वाली बगावत की इस आग को अपनी तलवार के जरिए बुझा सकते हैं। इस सूरत हाल में मुझे लगता है कि नसरुद्दीन के दिन अब थोड़े से रह गए हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी उसे उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इस मौके पर सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के साथ अपने तमाम इख्तिलाफात भुलाकर उसका साथ देने के लिए आ जाएंगे। बल्कि एमरे कोनक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो कहानी में सस्पेंस और ड्रामा इस तरह शामिल कर देते हैं कि बिल्कुल भी मालूम नहीं हो पाता कि आगे क्या होने वाला है। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा सुनने में आया है कि आने वाली किस्तों में रशीदुद्दीन सिनान का किरदार खुसूसी अहमियत इख्तियार कर लेगा, और जिस तरह हसन सब्बा ने ओयनिश बुयुक सल्जूकियों में सल्जूकों को बहुत टफ टाइम दिया था, तो सलाहुद्दीन अय्यूबी में भी सिनान ऐसे ही जंगियों को परेशान करेगा। और जैसा कि रशीदुद्दीन सिनान पुराने विलन और ग्रेगोर के भाई गैब्रिएल को ठीक कर चुका है, और गैब्रिएल सिनान तक कैसे पहुंचा, तो मुझे तो यही वजह समझ आती है कि जब गैब्रिएल पहाड़ से गिरा होगा तो यकीनन सिनान नीचे खड़ा था, तो उसने उसे कैच कर लिया होगा। दिलुल्लिश एर्तुगरुल में अलबास्ती से ये मामला शुरू हुआ, जब हमें मालूम हुआ कि बंदा पहाड़ से गिरकर भी जिंदा बच सकता है। इसके बाद ओयनिश बुयुक सल्जूकियों में संजर गिरा और बच गया। उसके बाद हसन सब्बाह की बारी आई, तो हद तो यह हो गई कि हसन सब्बाह घोड़े समेत पहाड़ से गिरा, और ना सिर्फ वो और उसका घोड़ा दोनों बच गए, बल्कि दूसरा चमत्कार यह हुआ कि जब हसन सब्बाह ने छलांग लगाई थी तब उस पहाड़ पर सब्जा था, लेकिन जब वो गिरा तब हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। इसके बाद एल्पर्सलान में जनरल दुकास पहाड़ से गिरकर जिंदा बचा, और अब गैब्रिएल, यानी कि एमरे कोनक के अपने ड्रामों में दो फेवरेट टॉपिक्स हैं, एक तो खुफिया औलाद होना और दूसरा पहाड़ से गिरकर जिंदा बच जाना। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, इस किस्म का सिनेरियो हमारे लिए एंटरटेनमेंट का काम करता है, तो इसे एंजॉय करें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।